जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप GLC IAS ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करें। GLC ने कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है, तो आप एक बार उसने भी परचेस करें, उनका भी बेनिफिट लें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया? तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आंसर दीजिए कि कौन सी नदी जो है उसका उद्गम भारत में नहीं होता है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने सतलज, रावी, व्यास और चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सतलज। करेक्ट आंसर क्या है? सतलज। क्योंकि अब इनके ओरिजिन देखते हैं, ये सभी किसी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं ये सारी? सिंधु की। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। और ये कहाँ पर है? तिब्बत वाले रीजन में आ गई, तिब्बत वाले रीजन में। तो ये कौन सी है? मानसरोवर झील है यहाँ पर। और मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? सिंधु नदी। फिर यहाँ पर एक झील है शेषनाग झील। कौन सी झील है? शेषनाग। वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? झेलम का। शेषनाग झील का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से। फिर ये अपना यहाँ हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश से निकलती है एक नदी, चिनाब नदी। कौन सी निकलती है यहाँ पर? चिनाब। फिर वहीं हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? रावी। वहीं हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है, व्यास। और सतलज नदी निकलती है यहाँ से। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास एक है राकस ताल। क्या है? राकस ताल। तो भारत से बाहर सिंधु नदी के सिंधु अपवाह तंत्र की बात करें तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज हो गई। तो अब जो सिंधु नदी है उसमें सिर्फ दो ही नदियां ऐसी है जिनका उद्गम भारत से बाहर हो रहा है। कौन कौन सी? पहली तो सिंधु जिसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, और दूसरी है सतलज। सतलज का उद्गम कहाँ होता है? राकस ताल। मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतलज। एक बार और डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, झेलम नदी का होता है शेषनाग झील से, और चिनाब नदी का होता है हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से। ठीक है, तो ये सिंधु नदी का यहाँ से हो गया, ये सिंधु नदी हो गई। फिर शेषनाग झील से यहाँ से झेलम नदी का होता है शेषनाग झील। फिर चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से होता है चेनाब नदी का। रावी नदी का रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से रावी नदी का होता है। फिर व्यास नदी का होता है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से व्यास नदी का होता है व्यास नदी इसमें मिल जाती है सतलज में। और सतलज का होता है यहाँ पर राकस ताल से, और व्यास नदी सतलज में मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ नदियों का कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस समूह को गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोन एज गोल्डन क्रिसेंट? इनमें से किसे गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है इन पेयर में से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा डी, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रिसेंट। अब गोल्डन क्रिसेंट क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये कैसे देश है? अफीम, जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है और अफीम का व्यापार बहुत भारी मात्रा में होता है।
तो जो ओपियम है उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, अफीम का ट्रेड और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट। तो एक बार और देख लीजिए किसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। ठीक है, ये गोल्डन क्रिसेंट था। हमने एक दिन गोल्डन ट्राइंगल नाम से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन ट्राइंगल किन देशों को कहते हैं? गोल्डन ट्राइंगल में आता है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों किस में आते हैं? गोल्डन ट्राइंगल में। और इनको गोल्डन ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी अफीम का ट्रेड होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गोल्डन ट्राइंगल। तो याद रहे, गोल्डन ट्राइंगल में कौन से देश आएंगे? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। और गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश आएंगे? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, अब ये बताओ गोल्डन ट्राइंगल, इंडिया में गोल्डन ट्राइंगल किसे कहते हैं? इंडिया का गोल्डन ट्राइंगल किसे कहते हैं? तो इंडिया में गोल्डन ट्राइंगल में आता है दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये क्या है? इंडिया के गोल्डन ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन ये अफीम के लिए नहीं है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और जो वो होता है ना एक नेटवर्क रास्ता, तो उसके हिसाब से जो है ये ट्राइंगल है। तो इंडिया के गोल्डन ट्राइंगल क्या कौन से जाएंगे? दिल्ली, आगरा और जयपुर। इसी तरह मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्राइंगल कौन से हैं? मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्राइंगल में आता है खजुराहो, ओरछा और बटेश्वर टेम्पल। बटेश्वर मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्राइंगल में कौन से आते हैं? खजुराहो, ओरछा और बटेश्वर। तो ये हुआ गोल्डन से कंप्लीट। गोल्डन क्रिसेंट में कौन सी कंट्रीज आएगी? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। गोल्डन ट्राइंगल में कौन से आएगी वर्ल्ड के? लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। इंडिया के गोल्डन ट्राइंगल में दिल्ली, आगरा, जयपुर। और एमपी के गोल्डन ट्राइंगल में खजुराहो, ओरछा और बटेश्वर। इसी तरह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है एक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं जिसे, क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड है कि राजमार्गों का एक नेटवर्क, नेशनल हाईवे का नेटवर्क, जिसमें भारत के मुख्य 4 देशों को कनेक्ट किया गया है, 4 बड़े सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है। कौन कौन सी है वो? दिल्ली, इधर मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता। तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन ट्राइंगल। और ये किस लिए है? नेशनल हाईवे के नेटवर्क के लिए। इसमें नेशनल हाईवे के थ्रू 4 बड़ी कंट्रियों, 4 बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो ये क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये योजना बनाई किसने थी? तो ये इसका जो आइडिया है वो 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। 1996 में इस योजना को बनाया गया, 1999 में ये योजना बनकर कंप्लीट हुई थी और 2012 में इस योजना को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था। देखो 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका आइडिया दिया कि ऐसी योजना बननी चाहिए। 1999 में वो योजना बनकर तैयार हो गई और उसे लागू कर दिया गया। और 2012 में इस योजना के तहत जो है ये पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है बनकर पूरा तैयार हो चुका था। तो ये हुआ गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड? तो दर्रा, 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, तो ये जो दर्रा है या पास है, तो इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो कौन सा है भाई, बताइए। आपने पढ़े होंगे दर्रे। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? लीपू लेक। कौन सा दर्रा है उत्तराखंड में? लीपू लेक। उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे आते हैं? उत्तराखंड में 3 दर्रे पढ़ते हैं हम, माना, नीति और लीपू लेक। लीपू लेक उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? माना, नीति और लीपू लेक।
अब बाकी दर्रे भी देख लेते हैं कि बाकी जो पास है वो कहाँ पर है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है रोहतांग पास? हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। पीर पंजाल कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ आता है? सिक्किम। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम। और सिक्किम में एक और कौन सा पास है? जोजिला पास और नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में। और पालघाट दर्रा कहाँ पर है? पालघाट है ये केरल और तमिलनाडु के बीच में। पालघाट कहाँ पर है? केरल तमिलनाडु। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर ये केरल और ये तमिलनाडु, तो इस जगह है पालघाट। इस जगह क्या है? पालघाट दर्रा। केरल तमिलनाडु के बीच में कौन सा दर्रा या पास है? पालघाट। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो ये भी पता ही होगा वैसे आप लोगों को। कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार आराम से। केगा, रावतभाटा, तारापुर या कुडनकुलम। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, तारापुर परमाणु संयंत्र या तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और कहाँ पर है ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट? महाराष्ट्र में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब बाकी पे भी देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन से पावर प्लांट है और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये 1999 में बना था। कब बना था? 1999 में। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र। कुडनकुलम कहाँ पर है? नाम से ही पता चल रहा, कुडनकुलम तमिलनाडु में। और कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो है, कुडनकुलम और कलपक्कम। और नरोरा पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और काकरापुर पावर प्लांट गुजरात में। तो पहला था कौन सा? पहला था तारापुर, जो कब बना था? 1969 में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था इंडिया का तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कब बना था? 1969 में। उसके अलावा बाकी पावर प्लांट्स ये हैं। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक बतानी है। साउथ इंडिया, ठीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन है आपके सामने दोदाबेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। तो बताइए कौन सी है? करेक्ट आंसर है इसका बी, अनाईमुड़ी। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी। दोदाबेटा किसकी है? नीलगिरी की। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदाबेटा। महेंद्रगिरी किसकी है? देखो दो है, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। तो ये हो गया इंडिया, ये वाला हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो महेंद्रगिरी, ये दोदाबेटा किसकी है? नीलगिरी की। और अनाईमुड़ी तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर महेंद्रगिरी किसकी है? जो ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? एमपी की। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? एमपी की। और कौन से माउंटेन रेंज में है ये? सतपुड़ा माउंटेन रेंज में। तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब ये जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की तो हो गई महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है।
और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। अब हम इसे, जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। और कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब इस सह्याद्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई जो महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी हो जाएगी? कुद्रेमुख। तो ओवरऑल अगर हम सह्याद्री की बात करें, ओवरऑल पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, और ओवरऑल साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। और एक लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो GLC IAS ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।